अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर साविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। कल 26 तारीख है और कॉल है इमरान खान की पीटीआई के धरने और जलसे की तैयारियां ज़ोरों शोर पर है। ऐसे में हमने देखा है कि वज़ीर दाखिला राना सना की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, मशवरा है कि आप कल का जलसा मुलतवी कर दें। हम सवाल उठाएंगे कि क्या ये मशवरा देने के पीछे हुकूमत खौफज़दा नज़र आ रही है इमरान खान के कल के जलसे के हवाले से, और कल के जलसे को लेकर बहुत तैयारियां हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और काफ़ी दिन से हम भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तकरीबन हर दूसरे दिन ही पीटीआई के धरने के हवाले से बात हो रही। 56 शराइत के साथ पीटीआई को इस धरने की, इस जलसे की इजाज़त मिली है। तो हम सवाल उठाएंगे कि 26 का जो सरप्राइज़ खान साहब ने अनाउंस किया था, क्या वो सरप्राइज़ बाकी है? अगर है तो क्या हो सकता है? और इसके बाद जो एक पिछले दिनों बड़ी हिजानी सूरत हाल थी जिसका कल इख्तिताम हुआ, अहम कामयाबी हासिल हो गई तैनाती की सूरत में। लेकिन ये एक कामयाबी तो हासिल हो गई हुकूमत को। हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत सारे मुआशी बहरान हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है। सियासी बहरान अभी ऐसे हैं जो हल तलब हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक कामयाबी हमने अहम तैनाती की सूरत में हासिल कर ली, तो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की तरजीहात अब क्या होनी चाहिए, ये मेरे मौज़ूआत हैं। आज के सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट ज़ैगम खान साहब, सीनियर एनालिस्ट जावेद मलिक साहब और एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा मेरे साथ, एंकर पर्सन सीनियर तजियाकार अनिका निसार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। ज़ैगम खान साहब, सबसे पहले आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कल का जलसा आप मुलतवी कर दें क्योंकि एजेंसीज की रिपोर्ट है कि दहशतगर्दी हो सकती है, जान को खतरा है खान साहब की। तो आप क्या समझते हैं कि कहीं खौफज़दा नजर आ रही है हुकूमत इस जलसे को लेकर? सीज ने तो ये एक रूटीन बना ली है कि जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो वो कहते हैं ख़तरा है, और ख़तरा हर वक्त होता भी है। सवाल ये है कि ये कोई स्पेसिफिक थ्रेट है जो इस पॉलिटिकल एक्टिविटी से मुतल्लिक है, तो फिर फौरी तौर पर पीटीआई से सलाह मशवरा होना चाहिए, बजाय इसके कि वो मीडिया पे आके इसको मुलतवी करने का मशवरा दे। वो पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर इंतज़ामात को बेहतर बनाने की कोशिश करें और इमरान खान और पीटीआई के जलसे में शरीक तमाम लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने की पूरी कोशिश करें। ये दोनों हुकूमतों को भी करना चाहिए, पंजाब की हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को, और इसमें पीटीआई को ख़ुद भी मुकम्मल ताउन करना चाहिए, पीटीआई को ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर ये उसी तरह की बात है कि जिस तरीके से हर हुकूमत हर पॉलिटिकल एक्टिविटी पे अपोजिशन की पार्टी को डराने की कोशिश करती है और ये कहती है कि बहुत बड़ा ख़तरा है, वो समझते हैं कि लीडर डर जाएंगे, लीडर नहीं डरेंगे तो शायद कुछ पार्टिसिपेंट डर जाएंगे, कुछ मजमा कम हो जाएगा, और अगर कल को कुछ हो भी गया तो ये एक तरह की वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनाते हैं। तो हम कहेंगे देखो जी, हमने तो पहले ही कहा था कि ख़तरा मौजूद है, अब हो गया तो हम क्या करें, हमने तो मना किया था। जहाँ तक खौफज़दा होने की बात है, दबाव में तो है। खौफज़दा का लफ्ज़ मुझे मालूम नहीं यहाँ मुनासिब होगा या नहीं, लेकिन वो यकीनन दबाव में तो है, और उसकी वजह ये है कि मईशत हुकूमत से संभल नहीं रही, और ऊपर से इमरान खान की एक यलगार है जो मुसलसल 8 महीने से चल रही है, जिससे एक सियासी अदम इस्तेहकाम फैल गया है, और वो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम वापस मईशत पे आकर असरानंदाज हो रहा है। हुकूमत और हुकूमती पार्टियाँ उसमें मुतासर भी हो रही हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पर भी असर पड़ रहा है। अब दूसरी बात ये है कि ये वो पार्टी है, वैसे तो पीपल्स पार्टी को भी आप शामिल कर चुके हैं। एक धरना तो 2013 में सबसे पहला धरना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगता था, जब ताहिरुल कादरी तशरीफ लाए थे और धरना टेक्नोलॉजी को पहली दफ़ा टेस्ट किया गया था। उसके बाद दूसरा धरना जब टेस्ट कर लिया गया तो इमरान खान का पहला और पाकिस्तान का ये इस्लामाबाद स्टाइल का जो यलगार धरना था, ये किया गया 2014 में, जिसको मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने भुगता। फिर उसके बाद इमरान खान का एक और धरना आया, जिसकी वजह से फिर अदालतें जिस केस को फ्रिवलस कह के, यानी एक फजूल केस कह के फेंक चुकी थी, वो खुद बुला के उन्होंने सुनना शुरू किया। तो अदारे भी दबाव में आए और इमरान खान को पॉपुलैरिटी भी मिली, हुकूमत भी दबाव में आई, गेम भी चेंज होनी शुरू हुई, और आखिर में 2017 में तो कमाल ही हो गया कि मौलाना रिजवी साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब चंद 100 लोगों को लेकर आए और इसी फैज़ाबाद के मकाम पे
جہاں عمران خان صاحب جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں آ کے جلسہ اور دھرنا کیا اور انہوں نے تباہی پھیلا دی کہ ایک وزیر کا وہ سر لے کر گئے، پوری حکومت اور حکومتی پارٹی کو وہ توہین مذہب کا مجرم قرار دے کر گئے، جس کے بعد حکومتی پارٹی کے وزراء پر، وفاقی حکومت کے وزراء پر جانی حملے بھی ہوئے، ان کے ووٹ بھی گئے، پورے پاکستان میں ان کے لیے بڑی مصیبت برپا ہوئی۔ تو اس صورت میں جو بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا اس کا یقیناً ڈرنا بنتا ہے، جی، اور حکومت بھی کچھ نہ کچھ ڈر بھی رہی ہوگی اور حکومت دباؤ میں بھی ضرور دباؤ ہوگی۔ میں بھی ہوگی۔ جواب آ گیا۔ جاوید ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت دباؤ میں ہے؟ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے، دباؤ تو کسی حد تک حکومت پہ ہے ہی، جیسے کہ ہم نے پہلے سنا، لیکن سیکیورٹی کنسرنز بھی ایک حقیقت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو سیکیورٹی سچویشن ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور آئے دن جو ہے الحمدللہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں۔ لیکن جب بھی ایک ہائی پروفائل شخصیت اس طرح سے پبلک میں آتی ہے، جیسے ابھی خود عمران خان صاحب کو ایک جو آپ جانتی ہیں کہ وزیر آباد کے موقع کے مقام پر ایک ان کو سامنا کرنا پڑا، تو اگر ملک کے وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سیکیورٹی کنسرنز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے۔ اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں محترم عمران خان صاحب، ان کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں یا وہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کریں۔ مطلب ہم نے ایک یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ ہر دفعہ ہم کو احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ یقیناً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پروٹیسٹ کرنا جو ہے وہ ان کا حق نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے، لیکن ہر چیز کو پروٹیسٹ کے ذریعے حل کرنا بھی تو جمہوری روایات کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پارلیمان سے جو ہے وہ استعفیٰ دے کے وہ باہر چلے گئے، اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ ایک جمہوری طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرتے اور انگیج کرتے۔ حکومت جو ہے وہ اس وقت یقیناً ایک معاشی پریشر میں ہے۔ یہ جو معاشی پریشر ہے یہ حکومت کا پیدا کردہ ہوا تو نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال، بلکہ اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو اکانومک سچویشن ہے وہ تو کافی عرصے سے دگرگوں رہی ہے۔ تو اب اگر ایک حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسٹیبلٹی کو ریسٹور کرے، آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ فیجانی کیفیت تھی ایک اہم تقرری کو لے کے، الحمدللہ وہ بھی جو ہے سیٹل ہوا مسئلہ۔ تو اگر ملک ایک اسٹیبلٹی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، یعنی اسمال اسٹیپس ٹوورڈ اسٹیبلٹی، تو یہاں پہ ان کو سچویشن کو ڈیریل کرنے سے بہتر زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ انگیج کریں، پولیٹیکل ڈائلاگ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیک چینلز پہ تو وہ ڈائلاگ کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ پریشر جو ایگزرٹ کر رہے تھے، کبھی اسٹیبلشمنٹ پر، کبھی پولیٹیکل پارٹیز پر، کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو وزیر اعظم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تو صرف جو ہے وہ کچھ اہم حلقوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو بات کرنا بھی نہیں بلکہ وہ اپنی بات منوانے میں یقین رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بات کو مانا جائے، اور ایک بالکل ہی ایسا ڈیمانڈ وہ کر رہے تھے جو کہ نہ تو آئین اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جو ایک اہم تقرری تھی اس کا طریقہ کار آئین کیسے بتاتا ہے آپ کو۔ جی، اب باہر بیٹھ کر پروٹیسٹ کر کبھی راولپنڈی میں دھرنا ہے، کبھی اسلام آباد میں دھرنا ہے، یقیناً وہ پروٹیسٹ ضرور کریں، لیکن کبھی پروٹیسٹ کے علاوہ بھی دنیا کو دیکھیں، کسی اور پیراہے میں بھی دیکھیں۔ رائٹ۔ جمہوریت کے اندر پروٹیسٹ ہی تو نہیں ہے، جمہوریت کے اندر ڈائلاگ بھی ایک اہم عنصر ہے۔ ہمارا ایک بالکل ایک پریگمیٹک ویو ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر ملک کی ترقی اور تعمیر کے لیے سرگرم رہنا چاہتی ہے تو اس کو پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہم امید کریں گے کہ خان صاحب کی جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو اس طرف راغب کریں گے کہ وہ ڈائلاگ کو بھی جو ہے وہ اس پر بھی غور کریں۔ وہ بھی تو جمہوریت ہے نا، جمہوریت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے رہیں۔ بالکل بالکل، ٹھیک، آپ کا جواب آ گیا۔ ثنا مرزا صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ ایک تو سمینہ یہ کہ مجھے آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ جب بھی مجھے ڈسکنیکٹ کرنا چاہیں یا بات روکنا چاہیں تو آپ انٹرپٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ آئی ہوپ ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا اور ہم کافی دیر بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کویسچن آپ نے کیا ہے اس کا obviously جو دونوں ہمارے اینالسٹ ہیں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، اور میرا خیال ہے خان صاحب کی سچویشن اور جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ کافی انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان صاحب آخر یہ احتجاج، یہ لانگ مارچ، یہ حقیقی آزادی مارچ کرنا کیوں چاہ رہے تھے؟ دیکھیں سب جانتے ہیں، لیکن شاید پہلے اس بات کو اتنا کھلے عام ڈسکس نہیں کیا جا رہا تھا، اب زبان زد عام ہے کہ خان صاحب کی اصل کوشش یہ تھی کہ 26 نومبر کا جو دن ہے اس دن وہ وہاں پر اپنی پاور شو کریں، اور آرمی چیف کی جو ایک ٹرانزیشن
ट्रांजिशन होनी है उसके ऊपर अपना प्रेशर डालें, उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश करें, और जो वो करना चाहते हैं कम से कम अगर वो ना भी कर सके तो प्रेशर बिल्डअप जरूर हो। लेकिन वो जो सारा बम था वो पहले ही डिफ्यूज हो चुका है, जिस तरीके से बड़े पुरम तरीके के साथ जो ट्रांजिशन हुआ है और नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी हुई है, और ऑब्वियसली उस आर्मी चीफ की तकर्रुरी हुई है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा रिजर्वेशंस थी। अब आते हैं उनके एहतजाज की तरफ। एहतजाज का बज़ाहिर अब जो सिचुएशन नजर आ रही है, और जिस तरह वजीर दाखिला कह चुके हैं कि नासिब खान साहब को बल्कि इस पूरी सिचुएशन में काफी थ्रेट्स हैं उस जलसे की जगह के ऊपर। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये बात कही जा चुकी है कि खान साहब के इस हवाले से जो IB की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी उसमें भी कहा गया था कि खान साहब को थ्रेट है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को इंडोर्स भी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर खान साहब निकले हैं तो यकीनन बहुत कुछ सोच के निकले होंगे, और इसमें इसको खूनी मार्च का किसी ने गलत नाम नहीं दिया था कि इसमें कोई भी सिचुएशन बुरी हो सकती है। अब खान साहब को देखना यह है कि आया क्या जिन अजाइम के लिए वो निकले थे वो अजाइम अब पूरे नहीं हो सकेंगे। अगर नहीं हो सकेंगे तो उनको अपने कारकुनों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। हेलीपैड को उन्होंने इशू बनाया, लेकिन हेलीपैड उनको फिर भी नहीं मिल रहा, वो बाय रोड ही आएंगे। तो अब देखना यह है कि सबसे पहले क्या PTI इन थ्रेट्स के बाद PTI अपने कारकुनों को घर से बाहर निकाल सकेगी। इस्लामाबाद और पिंडी की रेडियस में जो आवाम है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामाबाद के लोग किस किस्म के लेड बैक किस्म के लोग हैं। क्या वो खान साहब की कॉल के ऊपर बाहर आएंगे? ये वो पूरे पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब से जो पूरा कॉन्वॉय चला के ला रहे हैं, क्या वो उन लोगों को ला सकेंगे जिस जगह जिस सूबे में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, KP के जहां पर उनकी अपनी गवर्नमेंट है? तो खान साहब को पहले ये देखना चाहिए कि आया वो जिन मकासद के लिए निकल रहे थे वो मकासद हासिल हो भी सकते हैं, या ये एक फालतू किस्म की एक्सरसाइज होगी जो वो करना चाह रहे हैं। और जो सिक्योरिटी इदारे इस वक्त जिस कश्मकश से इस्लामाबाद में घूम रहे हैं उनके लिए ये एक और बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं। सही सना, ठीक है, आपका जवाब भी आ गया। अनीका, आप क्या समझती हैं? मुलतवी करने का मशवरा दिया गया है कल के जलसे को इमरान खान को राना सना की जानिब से। क्या आप समझती हैं कि हुकूमत दबाव में नजर आ रही है सूरत हाल को लेकर के? मुझे हुकूमत बिल्कुल भी दबाव कि जैसे हुकूमत इस टाइम पर बिलखुसूस राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत इस तरह के मूड में है कि जैसे इमरान खान साहब को फेस सेविंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से आप थोड़ा सा पीछे हटें, कुछ हम पीछे हटते हैं। जो मेन मसला था नवंबर वाला वो तो हल हो गया है, अब इस मसले के हल के बाद बाकी सारे मसाइल को हल करने की तरफ भी जाए इंस्टेड ऑफ ये कि इमरान खान साहब कल आए और कल जाकर जो जलसा करना है उन्होंने वो करने के बाद सिट इन के अंदर कन्वर्ट कर दें या धरने के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसी को उसी टाइम तक के लिए रखें, उस मामले को उसी टाइम तक रफा दफा करें। समीना, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है, काइंडली प्लीज लुक इनटू दिस। जी 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 अनीका, इसको ठीक कर रहे हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, सो इन अदर वर्ड्स मुझे हुकूमत किसी तरीके से बैकफुट पे नजर नहीं आ रही, लेकिन यस सर्टन चीजें हैं जो हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन है, जो सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत और KP के हुकूमत के पास भी इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि इमरान खान साहब उन लोगों में से नहीं है जो कि जान पे खतरा होने की वजह से किसी तरीके से अपने सियासी मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। इसलिए इमरान खान साहब को जितनी भी इस टाइम पर ये तजावीज़ दे दी जाए कि आप किसी तरीके से अपना कल वाला जो इवेंट है उसको मुलतवी कर दें, वो इवेंट मुलतवी करने वाले नहीं है। अब दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी? वो है इमरान खान साहब की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि पहली दफा हमला हुआ डायरेक्ट नाम राना सनाउल्लाह साहब और वजीर आजम साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उसके बावजूद भी नाम लगा दिया गया। तो इसीलिए अब वफाकी हुकूमत के लिए भी पंजाब हुकूमत के लिए भी ये बहुत अहमियत का हामिल है कि इमरान खान साहब के इस जलसे की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है और उसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से जांचे और उनको बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाए, क्योंकि वो पीछे हटने वाले तो नहीं है। लेकिन एक ऑलिव ब्रांच जो हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब को दी गई है, इमरान खान साहब को उसको भी रद्द नहीं करना चाहिए। ये वो मसला या अब वो मामले नहीं है जिनकी वजह से आप हुकूमत के आमने सामने आ जाएं। ठीक है, आपने NRO नहीं देना था, आपने नहीं दिया, आपने बातचीत नहीं करनी थी, केसेस के हवाले से आपने नहीं की, लेकिन अब ये मौका इस टाइम पर एट दिस पॉइंट इन टाइम ये नहीं है कि आप अपनी वॉर के अंदर पड़े रहें। सही मसला पाकिस्तान की मईशत का, मसला अब सैलाब ज़दगान का है, उन लोगों का, उन मसाइल का है जो इस तमाम सियासत के अंदर पसे पुश चले गए। बिल्कुल
ایسا ہی ہے. آپ کا جواب بھی آ گیا. ناصر، اس ٹاپک کو لے کر میرے تمام مہمانوں کی رائے آپ نے جانی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ 56 شرائط ہیں جس کے تحت جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے، اور 26 کا کیا سرپرائز ہوگا. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی بھی جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ جلسے کے حوالے سے ہی ہے. جاوید ملک صاحب، ایک مخصوص سی شرائط کے ساتھ اجازت ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26 کا سرپرائز خان صاحب کا باقی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ خان صاحب کس قسم کا سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں. مجھے ایک اور چیز جو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے دوسرے اینالسٹ بھی اس پہ بات کریں. خان صاحب خود پنجاب میں حکومت میں ہیں، کے پی کے میں وہ حکومت میں ہیں، گلگت بلتستان میں وہ حکومت میں ہیں، 4 صوبے جو ہیں وہاں پہ، کشمیر میں ان کی حکومت ہے ہماری. تو ہر طرف تو وہ خود حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا ہے مجھ کو. پارلیمنٹ میں وہ موجود تھے، وہاں پہ ایک نو کانفیڈنس موشن ہوئی اور ان کو وہاں سے برخاست ہونا پڑا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے اس کو ریورس کر سکتے تھے. خود انہوں نے، کیونکہ ہمیشہ خان صاحب جو ہے وہ کرکٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں، تو یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں میچ ہو رہا ہو اور اگر آپ ہار جائیں تو آپ پچ کو قبضہ کرنا چاہیں، آپ کہیں نہیں میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، اور یا آپ اس میچ کو ڈسرپٹ کریں گے. تو مطلب دیکھیے، جمہوریت کے اندر پروٹیسٹ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پروٹیسٹ نہ کریں، لیکن پروٹیسٹ کے کچھ ڈیموکریٹک میجرز ہوتے ہیں جن کو آپ کو کوئی انڈیکیٹرز ہیں جن کو انہوں نے اچیو کرنا ہے. پہلے وہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کو لے کے اس ایشو کو لے کر چل رہے تھے، وہ تو مسئلہ اب سیٹل ہو چکا ہے. اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ الیکشنز چاہتے ہیں، تو الیکشنز اپنے وقتی جو ان کا ٹائم ہے اس کے اوپر وقت ہو جائیں گے. لیکن جو شرائط جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں، وہ تو حکومت کا ایک پروگیٹو ہے کہ وہ کچھ ایسی شرائط رکھے جس سے یہ انشور کرے کہ ملک کے اندر ایک طرف جو جمہوری عمل بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ جو قانون کی عملداری ہے جسے آپ ریٹ آف اسٹیٹ کہتے ہیں وہ بھی برقرار رہے. یہاں پہ نہ صرف خان صاحب کی سیکیورٹی کے بارے میں ہم کنسرن ہے، پائی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ان کو فول پروف سیکیورٹی ملنی چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ فول پروف سیکیورٹی کے باوجود سیاسی رہنما یا جو پبلک فگرز ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں. تو یہ کوئی بھی شخص فول پروف سیکیورٹی کیسے فراہم کر سکتا ہے، اسپیشلی ابھی ان پر حملہ ہوا ہے. تو اگر حکومت کچھ شرائط سامنے لے کر آ رہی ہے تو وہ یقیناً سب سے پہلے تو تحفظ کے لیے ہے خان صاحب کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو پارٹیسپنٹس ہیں اس ریلی میں یا اس جلسے میں یا اس دھرنے میں جو شامل ہوں گے ان کی سیکیورٹی بھی تو کل خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری تو حکومت پہ ڈالی جائے گی. آپ جانتے ہیں بھی جو ایک ناگہانی واقعہ ہوا وزیر آباد کے مقام تو ایک دم جو ہے انہوں نے کہا جی کہ کبھی آرمی آفیسرز کا نام لے لیتے ہیں، کبھی کسی وزیر کا نام لے لیتے ہیں، وزیر اعظم کا نام لے لیتے ہیں. تو خان صاحب تو وہ کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ خان صاحب کی ایلیگیشنز جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوں. وہ ان کی ایک ان کی ایلیگیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کون کس کا ذمہ دار ہے. جو شرائط کر رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی نہ ہونی بات ہے. یقیناً کوئی بھی جو جلسہ ہوتا ہے، کوئی بھی جو پرمیشن دی جاتی ہے، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں اور اس کو ان کو ابائڈ بائی کرنا چاہیے. یہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے. ٹھیک جواب آ گیا. ثنا آپ کیا کہیں گی؟ سرپرائز ابھی باقی ہے خان صاحب کی جانب سے؟ سمینہ، میرے خیال میں سرپرائز کی جو بات ہے نا بڑی سٹرینج ہے، کیونکہ عموماً خان صاحب جلسوں میں یہ کہتے تھے کہ میں آج آپ کو بہت اہم بات بتانے والا ہوں، بہت عام بات بتانے والا ہوں اور آپ نے جلسہ پورا سننا ہے. لیکن جلسے کے آخر میں وہ یہ کہتے تھے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کرپشن کے خلاف تحریک ہے، جو ان کرپٹ لوگوں کے خلاف تحریک ہے، یہ میری جاری رہے گی. تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کے غبارے میں سے ہوا جو مجھے سوری آواز میری واپس آ رہی ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے 56 جو کلوزز ہیں اس کی بات کی ہے، تو خان صاحب اور ان کی ٹیم کو چاہے آپ 156 شرائط بھی رکھ دیں لیکن پوری انہوں نے اس میں سے میجورٹی کو نہیں کرنا، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں نا، جو کارکن ہیں، نہ وہ جے یو آئی فے کی طرح ہیں، نہ وہ ایم کیو ایم کی طرح ہیں، اور نہ ہی وہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی طرح ہیں جو کہ بڑے منظم اور بڑے طریقے سے، بڑے پلان طریقے سے احتجاج کرتے آئے. ہمیشہ سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف
जो है इसके कारकुनान बड़े स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं, अलग अलग लोगों के जेर असर होते हैं और इनमें कोई मैनेजमेंट हमें नजर नहीं आती। जहां तक सरप्राइज की बात है तो खान साहब अपना अगला लाहेमल देंगे, लेकिन वो अगला लाहेमल सिर्फ ये होगा कि आर्मी चीफ की तैनाती में किस तरीके से सदर मुमलिकत ने उनसे कंसल्ट किया, उनसे एडवाइस ली और उनकी एडवाइस के बगैर आर्मी चीफ की तैनाती नहीं हो सकती थी। लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि अगले इलेक्शन की अब मुझे डेट चाहिए। ऑब्वियसली ये चीज हमारी जो गवर्नमेंट की सतह के लोग हैं, जो नून लीग के पॉलिटिशियंस हैं, वो कह चुके हैं। बजाय इसके कि मैं कोट करूं कि शेख साहब ने क्या कहा है आज के जी अप्रैल मई में वो इंतखाबात देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी और ये 1 से 1.5 साल से सब जानते हैं कि ये गवर्नमेंट, और ये इसी बुनियाद के ऊपर ये गवर्नमेंट आई थी और नून लीग गवर्नमेंट में आई थी कि हमें अपना टेन्योर पूरा करने का मौका मिलेगा ताकि हम कुछ ना कुछ लोगों के सामने परफॉर्म कर सकें। खान साहब के पास जहां तक सरप्राइज की बात है तो उनके पास मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सरप्राइज मौजूद है। वो हमेशा से उन्हीं चंद पुरानी बातों को रिपीट करते हैं, अवाम के सामने एक नए अंदाज, एक नए बयानिए के साथ लाते हैं और वो बयानिया कुछ माह सस्टेन करता है, उसके बाद वो अपनी मौत आप मर जाता है। सही सही, आपका जवाब आ गया। अनिका निसार, आप क्या कहेंगी? समीना, मुझे लगता है कि सरप्राइज वाली बात तो अब बहुत दूर रह गई है। ओके, लेकिन मुझे फिर से दोबारा अपनी आवाज वापस आ रही है। बट द प्रॉब्लम इज कि सरप्राइज से ज्यादा अभी जो मसला है वो ये है कि कौन इंतखाबी मुहिम कर रहा है। मुझे अब इमरान खान साहब की जितनी भी मूवमेंट है ना, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जितनी भी मूवमेंट होगी वो सारी की सारी इंतखाबी मुहिम होगी। वो मुहिम होगी जो आने वाले इंतखाब को भी पता है, उनके बहुत सारे इर्द गिर्द के लोगों को भी पता है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुहिम चली हो और उसकी वजह से कोई हुकूमत गिर गई हो। और ऐसा ही अब भी होने वाला है, कोई हुकूमत गिरने वाली नहीं है। आज राना साहब ने भी इसकी तरफ इशारा कर दिया है कि अब रावलपिंडी की तरफ देखना बंद कर दें। अब जो है आपको मुलाकात करनी पड़ेगी या तो नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से आने वाले इंतखाबात के लिए। एक तो वो ऑब्वियसली तंजिया तरीके में कह रहे थे, तंजिया अंदाज में कह रहे थे कि अगर मेरी खिदमात की जरूरत है तो मैं भी खिदमात देने को तैयार हूं। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा ढका छुपा एक पैगाम था और वो ये था कि जो आप उम्मीदें लगाए बैठे थे अर्ली इंतखाबात की, इसीलिए मेरे ख्याल में, और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस बात का इदराक है, अर्ली इंतखाब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसीलिए ये तमाम जितनी भी एक टेम्पो बनाया हुआ है, ये जो एक पॉपुलैरिटी की लहर है इमरान खान साहब की, इसको कंटिन्यू, इस टेम्पो को ब्रेक नहीं करेंगे। वो यकीनन इस तमाम मामले को आगे लेकर चलते जाएंगे। वो कल भी आएंगे, इसके अलावा बहुत रैलियां वो करेंगे। नॉट जस्ट दैट, वो इंतखाबात तक यही डिमांड करते आएंगे कि अर्ली इंतखाब करें। लेकिन अर्ली इंतखाबात होते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। एट द सेम टाइम उनके इर्द गिर्द की जितनी जमातें हैं, यानी इमरान खान साहब को छोड़ के, वो तो अभी अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर पूरे तरीके से सरगर्म है, बाकी सारी जमातें अभी पाकिस्तान को संभालने में लगी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिमत में भी सोच रही है कि क्या ये टाइम, जिस टाइम में सारी इत्तेहादी जमातें इलेक्टोरल कैंपेन नहीं कर सकेंगी, इसको कैश करके अगले इंतखाबात के लिए अवाम के अंदर एक जोशो जज्बा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करने का अगर किसी तरीके से पैदा कर लिया जाए तो उनके ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी उनके लिए। सो यस, सरप्राइज तो आपको नजर आने वाला नहीं है, लेकिन इंतखाबी मुहिम बड़ी जोरों से चलती रहेगी। ठीक है जी, आपका जवाब आ गया। ज़ैकम खान साहब, आप क्या समझते हैं, खान साहब सरप्राइज देंगे या नहीं? मेरे ख्याल में सरप्राइज देने के लिए तो इस वक्त कुछ बचा नहीं है, लेकिन जाहिर है वो धरना लेकर आ रहे हैं और दबाव वो ज़रूर डालेंगे। इस वक्त एक दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद में जो जगह इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई थी H9 ग्राउंड की, वहाँ वो जलसा नहीं करना चाह रहे। वो जलसा करना चाह रहे हैं फैज़ाबाद पे, और फैज़ाबाद की वजह शोहरत है 2017 का TLP का खादिम रिजवी साहब का धरना। अभी उनको फैज़ाबाद के मेन इंटरसेक्शन से जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 2 शहरों को मिलाता है, और इसके अलावा इसी सड़क के ज़रिए ही एक अहम ये आर्टरी है जिसके ज़रिए से KP और पंजाब की ट्रैफिक भी चलती है। तो यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा उन्होंने हटा के, यानी चंद 100 गज़ के फासले पर अब रहमानाबाद में स्टेज बनाना शुरू कर दिया है कि वो जगह है जहाँ से इस्लामाबाद के सेंटर की तरफ मूव करना आसान है। इसलिए H9 ग्राउंड जो सेंटर से हटकर है लेकिन इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ वो जलसा नहीं करना चाह रहे, ये इज्तिमा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वहाँ धरना अगर बनाना चाहें तो वो आसान नहीं होगा, अगर सेंटर की तरफ जाना चाहें तो आसान नहीं होगा। फैज़ाबाद में ये करना ज़्यादा आसान होगा। इससे कुछ सस्पिशन अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो उसको होगी।
36 जो नुकात का बयान हल्फी है, उनकी अपनी हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर ने, रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने उनको दिया है, जिसको अभी तक पीटीआई ने साइन करके वापस नहीं दिया। दूसरा वो शराइत है जो आप बता रही हैं, जो गालिबन विफाकी हुकूमत ने दी। अब अहम बात ये है कि इन दोनों में से पंजाब गवर्नमेंट का या वफाकी गवर्नमेंट के जितने नुकात हैं या शराइत हैं, ये जो भी हैं, अगर कोई भी क्लास आईनी आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, या आज़ादी इज्तिमा के ख़िलाफ़ है, या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के, इस सूरत में तो उनका आईनी हक वायलेट हो रहा है। वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने हक में हाई कोर्ट से रूलिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये मामला आईनी हक तलफी का है। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसी बात नहीं की। मेरी अपनी राय में जो होना चाहिए वो ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने जो जजमेंट लिखी थी 2017 के उसी धरने के बारे में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी रोशनी में एक कानून साजी होनी चाहिए और एग्जेक्टिव को उसी कानून साजी पर अमल दरामद करना चाहिए। हर जलसे में किसी बयान हल्फी की शराइत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कानून में लिखा हुआ होगा कि पाकिस्तान में जो आज़ादी इजहार है, आज़ादी इजहार के पैरामीटर्स तो हमें मालूम है, जो आज़ादी इज्तिमा है उसके क्या पैरामीटर्स हैं, और कोई भी अगर कोई जलसा करना चाहता है, जुलूस करना चाहता है, तो वो किन शराइत के तहत करे। और ये वही शराइत हैं जो काजी साहब ने लिखी हैं, जो दुनिया भर में जमहूरी मुल्कों में वो मुल्क जो मदर्स ऑफ डेमोक्रेसी उसको फॉलो करती हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जब भी राइटिंग हो, जब भी किसी इज्तिमा में, जलसे में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, कोई तशद्दुद हो, तो उनको मुआखजा ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान में जो बदतरीन बात है कि राइटिंग पर किसी को सज़ा नहीं मिलती। पिछले जितने धरने हुए, पहला धरना छोड़ के जो नंबर 1 धरना था ताहिरुल कादरी साहब का 2013 वाला, उसके बाद तीनों धरनों में तशद्दुद हुआ। पुलिस वालों की टांगे भी तोड़ी गई, सर भी तोड़े गए, सरकारी इमलाक भी पीटीवीपी पे कब्जा किया गया, किसी बंदे को एक दिन की सजा भी नहीं हुई। दुनिया में जमहूरी मुल्कों में जब भी राइटिंग होती है तो वो सिर्फ वीडियो फुटेज लेकर, पहचान कर थोड़ी थोड़ी सजा वो जरूर देते हैं। आप लंबी सजाएं ना दें, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज ना करें, 2-2 महीने की सजा दें, तो ये राइटिंग बंद हो जाएगी। लेकिन मुआखजा जरूर होना चाहिए। सही ज़ैकम साहब, आपका जवाब भी आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अपने तीसरे सेगमेंट पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो हिजानी सूरत हाल थी कुछ अहम तैनातियों को लेकर के, उसमें तो कामयाबी मिल गई, और जो सियासी मामलात हैं उस पर भी हमने बात की। लेकिन अब बड़े अहदाफ जो इम्पॉर्टेंट हैं और हल तलब हैं वो मईशत को लेकर हैं, जिसके इंडिकेटर्स भी ठीक नहीं हैं, ख़बरें भी ठीक नहीं हैं। हुकूमत की अब तरजीहात क्या होनी चाहिए? सना मिर्ज़ा, आप क्या समझती हैं जो मुआशी बहरान सर उठाए खड़े हैं, इनको कैसे हल किया जाए? आज भी हमने देखा कि शरह सूद में इजाफा कर दिया, जिसका बराह रास्त असर तिजारत पर आएगा। तो ये चैलेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको फिक्स करना चाहिए। कैसे करेगी हुकूमत? क्या आप समझती हैं कि मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए समीना, फिक्स तो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है। बहुत सारी चीजें पिछले कुछ दिनों में बड़ी अच्छी फिक्स हुई हैं और उसका नतीजा हमने आज देख भी लिया है। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही कि ये जो कामयाबी हमें मिली है, ये सियासी कामयाबी तो मिल गई। मैं इसको सियासी कामयाबी नहीं समझती। हाँ, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी मीडिएशन का किरदार अदा किया है, लेकिन लोग जानते हैं और समझने वाले जो खबरों से वाकिफ है उनको पता है कि ये कामयाबी किसकी है। कैसे आर्मी चीफ की तैनाती होना, जिसको इमरान खान साहब तकरीबन कंट्रोवर्शियल बना चुके थे, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ उसको एस्टैब्लिशमेंट ने हैंडल किया, तमाम स्टेक होल्डर से बात की। ठीक है कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एक और जनरल थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से नून लीग ने अपनी बात भी मनवाई और फिर सेकंड चॉइस जो थे जॉइंट चीफ की सूरत में, वो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बात भी मानी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार था बड़ा मुस्बत रहा और किसी तरीके से उन्होंने पीसफुली इस काम को निकाल लिया।
गवर्नमेंट ने इसमें नो डाउट उनके साथ कोऑपरेट किया। अब आते हैं माशी चैलेंजेस की तरफ। देखिए, मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त की जो सिचुएशन थी और पिछले एक माह से जो तमाशा आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर लगा हुआ था, उसकी वजह से जो बड़े इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने अपने तमाम फाइनेंसेस होल्ड करके रखे हुए थे। चीन से हमारी बातचीत हुई, चीन ने हमें पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से हमारी डील्स हुई, हमें सऊदी अरब ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। IMF से डील्स चल रही थी, उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ और कड़ी शराइत सामने रख दी। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनके लोग इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन वो इसलिए वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे कि आया यहाँ पे सिचुएशन कैसे बिल्डअप होती है। फिर खान साहब ने बीच में अपने 26 नवंबर के इस एहतजाज को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो सिचुएशन और खराब हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से पीसफुली ये काम हुआ है, इसके बाद नए आर्मी चीफ भी अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आएंगे जो कि उनको बैगेज में मिले हैं। और वो जिस तरीके से कल उनकी बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए और आरिफ अलवी साहब से, तो लोग समझते होंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त कन्फ्रंटेशन की नहीं होगी। वो आएंगे और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आर्मी के ऊपर पिछले तमाम अरसे के दौरान जो क्रिटिसिज्म हुआ और इटसेल्फ उनके ऊपर हुआ, वो उसको खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। और जाने वाले आर्मी चीफ ने भी लेकिन इस वक्त की गवर्नमेंट, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन के जवाब में भी कहा था कि इस वक्त की गवर्नमेंट की इस वक्त होगी कि अगले इलेक्शन से पहले, जो कि जून से अगस्त के बीच में एक्सपेक्टेडली होने हैं, अगले इलेक्शन से पहले किसी न किसी तरह मईशत में कुछ ना कुछ अच्छा अवाम के सामने लाएं, ताकि वोट लेने के लिए उनके पास अवाम को बेचने के लिए कोई एलिमेंट होना। राइट। दिसंबर से जनवरी के बीच में कि बहुत सारी चीजें मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज जरूर होंगी। ठीक है सना, आपका जवाब आ गया। अनिका, आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल में 2-3 प्रायोरिटीज समीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आना। हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो पारा बहुत ज्यादा हद से ज्यादा तजावुज कर गया है, इसको जरा काम डाउन किया जाए, टोन डाउन किया जाए और तंज के बगैर किया जाए, सिंसियर एफर्ट्स के साथ किया जाए। आज जो शहबाज शरीफ साहब का टर्की का जो दौरा है, उसके अंदर भी उन्होंने बेसिकली यही एक इंप्रेशन देने की या एक इमेज देने की या परसेप्शन देने की कोशिश की है कि मैं साथ साथ सियासी मामलात को भी हैंडल कर रहा हूँ, साथ साथ ये जो तैनाती थी है इसको भी हैंडल कर रहा था, लेकिन मेरी तवज्जो जो है वो सारी की सारी इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की तरफ भी मरकूज है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान के अंदर वो डॉलर जिसको इसहाक डार साहब ने 200 रुपए से कम कर देना था, वो अभी भी 222 से लेकर 225-26 तक चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अभी भी इकोनॉमी के इंडिकेटर सही नहीं जा रहे हैं, स्पेशली करंट अकाउंट डेफिसिट को देखिए। पाकिस्तान का इंपोर्ट एक पॉइंट के ऊपर आके हुकूमत ने फौरी तौर पर कटेल करने की कोशिश की थी, वो इंपोर्ट एक बार फिर खुल चुका है। एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की अभी तक इंप्रूव नहीं हो पा रही। ये हुकूमत वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आई थी। एंड अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान की हर हुकूमत जब आती है तो यही कहती है कि हमसे पिछले जो है वो आगे आने वाले वक्त के लिए बड़ी मुश्किलात छोड़ के गए थे, इसलिए हम लोगों को ये मुश्किलात विरसे में मिली हैं। ये जो विरसे वाली चीजें हैं ना, अब हर हुकूमत को खत्म करना होंगी। इस हुकूमत की अव्वलीन प्रायोरिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और साथ ही साथ वो लोग जिनके इर्द गिर्द ये तमाम का तमाम मुल्क रिवॉल्व करता है, वो अवाम, उन अवाम की जिंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस हुकूमत के पास बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कम वक्त के अंदर ही पॉलिसीज अच्छी बनाई जा सकती हैं जिनका तसलसल उसके बाद फिर बहुत अहमियत का हामिल होता है। इस हुकूमत के लिए एक और चैलेंज भी है, और वो ये कि जो आने वाले इंतखाबात होंगे उनको इतना साफ और शफाफ बनाने की कोशिश की जाए अभी से सियासी जमातों के साथ बैठ के, बिलखुसूस PTI और PMLQ, ताकि आने वाले इंतखाबात को भी एक बार फिर हम लोग मुतनाज़ा होता हुआ ना देखें। क्योंकि अगर अगले इंतखाबात भी मुतनाज़ा होते हैं, हल होने की बजाय मसला मजीद पेचीदगी इख्तियार करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गवर्नमेंट रिफॉर्मेशंस की तरफ जाए, साथ ही रिकन्सिलिएशन की तरफ जाए और टोन डाउन करे थोड़ी सी अपनी जो ईगो या अपनी जो सख्त कलामी है उसको भी टोन डाउन करे। ठीक है जी अनिका, आपका जवाब आ गया। ज़ैखम खान साहब, सियासी मामलात पर तो हम हर रोज़ बात करते हैं और हुकूमतों की सारी तवज्जो भी मैं कहूँगी कि सियासी मामलात पर ज़्यादा होती है। ऐसे में मुआशी बहरान बहुत ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को लेकर। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की क्या तरजीहात होनी चाहिए मुआशी बहरान से निपटने के लिए? समीना साहिबा, अगर आप किसी बुक स्टोर पर जाएं और फिर उसके पाकिस्तान सेक्शन पर ज़रा किताबों को देखना शुरू करें तो एक लफ्ज़ आपको बहुत से टाइटल्स पे नज़र आएगा, या उस लफ्ज़ का एक सिनोनिम मुतबादिल आपको नज़र आएगा अक्सर किताबों पे। वो लफ्ज़ है क्राइसिस, बहरान, कि पाकिस्तान बहरानों की जद में।
50 साल पहले की किताब पर भी आपको लिखा नजर आएगा, 60 साल पहले की किताब पर भी, 10 साल पहले की किताब पर भी, इस साल की किताब पर भी। और इसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एलीट कंसेंसस डेवलप करने में नाकाम हुआ है, यानी अशराफिया का इत्तफाक राय इस बात पर कि मुल्क को कैसे चलाना है और मुल्क की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। ये मसला आज से 75 साल पहले भी था जब पाकिस्तान बना था, और ये मसला आज भी है। और इसी की वजह से पाकिस्तान की एक वो पॉलिटिकल इकानमी बनी है, वो बेसिमत इकानमी है, या वो इकानमी है जो एलीट को तो खूब फ़ायदा देती है, उनको रजा देती है, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद इंतहाई गरीब है और एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में जाती है। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े माशी बहरान में है। कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल में आई हैं। अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो पिछले साल वो 18 बिलियन था। इस हुकूमत ने टारगेट बनाया था $12 बिलियन का। ख्याल था कि काफ़ी एक्सीड कर जाएगा सिंध के सैलाब की वजह से, और पंजाब और केपी में भी वो आया था, जिसकी वजह से हमें मज़ीद इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि अब शायद वो सिर्फ $6 बिलियन हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहरान ख़त्म हुआ है। हमने कर्ज़ों की वापसी के लिए, जो मिसाली कर्ज़े लिए गए हैं, उनकी वापसी के लिए हमें रकम चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है वो 75% पे चला गया है। हमारे वज़ीर ख़जाना हमें एश्योर कर रहे हैं कि ये कोई बात नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुझे उन पे यकीन है, लेकिन इस तासुर की जो पाकिस्तान को कीमत देनी पड़ेगी वो बहुत बड़ी है। इस तासुर की वजह से हम बॉन्ड्स फ्लोट नहीं कर सकते, दुनिया की मार्केटों से डॉलर नहीं उठा सकते, कमर्शियल बैंक हमें आसानी से कर्जा नहीं देंगे। और इस साल ही पाकिस्तान ने जो प्लान बनाया है उसमें $13 बिलियन हमने इन बैंकों से उठाने थे, बैनुल अक़वामी ज़राए से। इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही। आपने जो अभी बताया डिस्काउंट रेट का कि उसको 1% मजीद बढ़ा दिया गया, 15 से 16%, वो इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए। इतनी बड़ी जब आप डिस्काउंट रेट बनाते हैं तो तरक्की की रफ्तार कम होती है। और इस वक्त भी जो थोड़ा सा आपने बहरान को काबू पाया वो तरक्की की रफ्तार को कम करके काबू पाया। यही तरीका जो हमेशा इस्तेमाल हुआ है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा, अपनी पॉलिटिकल इकानमी को ठीक करना पड़ेगा, कम अज कम पाकिस्तान की मईशत के बारे में एक इत्तफाक राय, एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। राइट। जावेद मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो करंट हुकूमत है जिसके पास साल या इससे कुछ माह ज़्यादा था, इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये माजी के तमाम इकोनॉमिक चैलेंजेस से नबरद आज़मा हो जाएंगे और उसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। मेरी इंटरेक्शन होती रहती है साजदार साहब से भी, मुख्तलिफ वज़रा से भी, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से भी। ये चीज़ तो एक बिलअमूम सबको इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है कि जो करंट गवर्नमेंट का आना था वो तो एक मारूजी हालात के तहत आए थे। आप जानती हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब हुकूमत आई तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा सवाल था। ख़ुद PMLN के अंदर जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं वो रिलक्टेंट थे हुकूमत को कंटिन्यू करने के लिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हुकूमत अब जो है वो चेंज हो गई है, नो कॉन्फिडेंस में कामयाबी हो गई है और हमें फ़ौरन इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन फिर कुछ एलाइज थे जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि हमें कंटिन्यू करें। तो जो चैलेंजेस माजी की हुकूमत छोड़ के गई थी उनको अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये 1-1.5 साल में रिजॉल्व कर लेंगे या कोई रिफॉर्म करेंगे या इकोनॉमी को दुरुस्त कर देंगे, तो ये मुझे लगता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ये तो सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए आए थे, क्योंकि कहा यह जा रहा था, और ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, जो सीरियस एनालिस्ट्स हैं हमारे, जो फाइनेंस को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, उनका ये ख्याल था कि अगर माजी की हुकूमत खान साहब की अगर कंटिन्यू करती तो फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ आप जा सकते थे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हुकूमत आई है इसने अगर आगे डिफ़ॉल्ट से आपको काफ़ी हद तक बचा लिया है और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये मुस्तकबिल में भी डिफ़ॉल्ट की तरफ हमारा मुल्क नहीं जाएगा। तो ये तो एक ये अगर यही अचीवमेंट इनकी अगर आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक अगर आप डिस्पैशनेटली होकर सोचें, पॉलिटिकल अंदाज में सोचें, तो आपको लगेगा कि ये किसी हद तक एक अचीवमेंट ही इसको आप गर्दान सकते हैं। लेकिन यकीनन आवाम को रिलीफ नहीं मिला, आवाम को रिलीफ नहीं मिला। महंगाई तो उसी तरह है बल्कि बढ़ रही है। कीमतें हों, चाहे अशिया खुर्दनोश की, चाहे तेल की हों, चाहे बिजली की हों, तो अब ऐसी कोई जादू की छड़ी तो इनके पास है नहीं कि जिसको ये लहराएं और सब कुछ ठीक हो जाए।
تو اسی لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ انتخابات کی طرف ہی جائیں گے الٹیمیٹلی، اور جب تک انتخابات کی طرف جاتے اس وقت تک اسٹیبلٹی اگر کسی حد تک مینٹین ہو جائے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچیومنٹ ہوگی، گروتھ یا اکنامک بیٹرمنٹ. آئی ڈونٹ نو باقی ہمارے اینالسٹ کیسے دیکھتے ہیں اس کو. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ود ان نیکسٹ فیو منتھس کوئی آنن فانن تبدیلیاں لے آئیں گے. رہا سوال خان صاحب کا، تو خان صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کا ہدف بھی یہی ہے نا انتخابات کا، کہ وہ انتخابات حاصل کر لیں. جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں ہر روز، جو ہے ان کی کوئی نئی سرپرائز کی بات جیسے آپ نے کی تھی سمینہ صاحبہ، تو اگر ان کا ہدف بھی یہی ہے کہ انتخابات کی طرف جانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کرنٹ جو حکومت میں ہے اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، ان کی بیک چینل پہ ڈسکشنز تو ہو رہی ہیں. میں ہماری ایک کالیگ جو پہلے بات کر رہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ غالباً رانا ثناء اللہ صاحب نے طنزاً یہ کہہ دیا کہ آپ پنڈی کی طرف نہ دیکھیں، اب میری خدمات اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہ حاصل کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک طنز کا عنصر ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک سیریس آفر بھی ہو سکتی ہے. یعنی پولیٹیکل ڈائلاگ، دو پولیٹیکل جماعتیں اگر آپس میں کر کے ایک روڈ میپ بنا رہے ٹورڈز دی الیکشنز، تو آئی تھنک یہی ہمارے ملک میں اس وقت جو بھی سیریس اینالسٹ ہیں وہ اس چیز پر کنسنسس رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو انتخابات کی طرف تو جانا ہے. اب کس طرح سے جانا ہے اس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ جو فیئر اینڈ امپارشل الیکشنز کے لیے کیا ریفارم ضروری ہے، کس طرح سے الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے انتخابات کے جو سارا عمل ہے اس کو شفاف بنانا ہے. اگر یہ 3-4 چیزیں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ مل کر طے کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ بہترین روڈ میپ ہوگا ٹوارڈز ٹیکنگ کنٹری انٹو ٹوارڈز اسٹیبلٹی. اور جب نئی حکومت آتی ہے تو پھر وہ اس کے پاس 5 سال کا جب مینڈیٹ ہوگا تو اس سے اگر ہم یہ توقع لگائیں کہ اب وہ اکانومی کو درست کر دے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ریئلسٹک ہے. اس حکومت سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ ود ان فیو منتھس کوئی جادو کی چھڑی لہرا کے کر دے گی، تو مجھے نہیں لگتا سیریسلی کہ ایسا کچھ ہوگا. وی ہیو ٹو موو ٹوورڈز دی الیکشنز، اور الیکشنز کے حوالے جب تک وہ ہوتے، اسٹیبلٹی کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اچیو کر پائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں اس وقت یہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، زخم خان صاحب، ثنا مرزا صاحبہ، انیکا نثار صاحبہ، میرے تمام معزز مہمانوں کے قیمتی وقت، قیمتی تجزیے کا شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے اللہ کے بعد.